अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं खबर दर खबर। यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आज आ गया है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रैंक लड़कियों ने ही हासिल किया है। पहला रैंक हासिल करने वाले श्रुति शर्मा है, जिसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही कोचिंग किया था। यूपीएससी के फाइनल इंटरव्यू में कुल 68 मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें कुल कितने कामयाब हुए और मुसलमानों की तादाद पहले के मुकाबले में बढ़ी है या सबसे कम है, इस बार बताएंगे आज पूरी तफसीलात। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि राज्यसभा उम्मीदवारों की फहरिस्त सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्यों बाग़ियाना तेवर अपनाना शुरू कर दिया है, कौन लोग हैं ये और किसका नाम आने की वजह से हंगामा बरपा हो गया है। और आखिर में तस्करा करेंगे दिल्ली में आज होने वाली बारिश और तूफ़ान का, जिसने दिल्ली की तारीख़ी शाही जामा मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा दिया है। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की 5 अहम न्यूज़। टीवी चैनल पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का सिलसिला जारी है। मुंबई में रज़ा एकेडमी की तरफ से FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली समेत मुतअद्दिद सूबों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई है और यह सिलसिला जारी है। पुलिस से FIR दर्ज करने की भी मांग हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला में आज वाराणसी अदालत में समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम फरीक ने हिंदू फरीक के सभी दावों को खारिज किया और अपनी दलील पेश की। अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत कर्नाटक में एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे, जहां उन पर हमला हो गया और स्याही फेंकी गई। प्रोग्राम में कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गई। टिकैत ने बताया पहले उन पर माइक से हमला किया गया, उसके बाद एक शख्स ने स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि टिकैत पर हमला करने वाले मकामी किसान लीडर चंद्रशेखर के हामी थे। राकेश टिकैत के हामियों ने हमला करने वाले और स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया है। ईरान के अबादान शहर में एक 10 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग लापता हैं। लापता लोगों के इमारत के मलबा में दबे होने का अंदेशा है। एक सरकर्दा ऑफिसर ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जोरों शोर के साथ जारी है। आसाम की हुकूमत ने इतवार को रियासत में 6 अक़लियती बरादरियों को सर्टिफिकेट फराहम करने का फैसला किया है। मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी बरादरियों के लोगों को अक़लियती सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसके मुताबिक क़वानीन पर काम होगा। रियासती हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से उन्हें अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के फ़वायद हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ रियासत में अपोजिशन पार्टियों ने इस इक़दाम को हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का तक़सीम कारी एजेंडा करार दिया है। और अब बात आज के असल मौजू की। मुल्क के सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहान 2022 का हतीमी नतीजा आज जारी कर दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के ज़रिए जारी करदा रिज़ल्ट के मुताबिक श्रुति शर्मा ने पूरे हिंदुस्तान में पहला मकाम हासिल किया है। दूसरे और तीसरे मकामात पर भी लड़कियों ने ही कब्ज़ा जमाया है। दूसरा रैंक हासिल करने वाले जगरती अवस्थी है और तीसरा रैंक हासिल करने वाली अंकिता जैन है। यानी लड़कियों ने इस बार लड़कों पर असरअंदाज बाजी मारी है। ऑल इंडिया पहला मकाम हासिल करने वाले श्रुति शर्मा सेंट स्टीफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुकी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग एकेडमी से उसने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहान की तैयारी की थी। पहला मकाम हासिल करके उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम रोशन किया है और जामिया एकेडमी को क्रेडिट भी दिया है। श्रुति शर्मा ने खामोशी के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर यूपीएससी जिहाद का इल्ज़ाम लगाने और मुस्लिम इदारों को बदनाम करने वाले सुरेश चौहान के जैसे घटिया और संघी पत्रकार को जवाब भी दे दिया है। आपको याद होगा पिछले साल सुरेश चौहान के ने अपने चैनल सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी जिहाद के नाम से सिलसिलावार प्रोग्राम चलाया था, जिसमें जामिया और मुस्लिम इदारों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि अब यूपीएससी की तैयारी करके एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल होना चाहते हैं मुसलमान, ताकि भारत के निज़ाम को इस्लामी तर्ज़ हुकूमत में तब्दील कर दें। यह मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद उसके कुछ एपिसोड पर पाबंदी आयद कर दी गई थी।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इब्तदाई इम्तहान 10 अक्टूबर को हुआ था। उसके नताइज 29 अक्टूबर को जारी किए गए थे। मेंस इम्तहान 7 से 16 जनवरी 2022 तक मुनक़िद हुआ था, जिसका नतीजा 17 मार्च 2022 को जारी किया गया था। इंटरव्यू इस इम्तहान का आखिरी दौर होता है, जो 5 अप्रैल को शुरू हुआ और 26 मई तक चला। 30 मई यानी आज यूपीएससी का हतमी नतीजा जारी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं यूपीएससी से मुताल्लिक़ सबसे अहम मामला की कि कितने मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की है। इस साल यूपीएससी में कुल 23 मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की है। टॉप 100 में एक भी मुसलमान नहीं है और गुज़िश्ता 10 सालों में मुसलमानों का सबसे कम स्ट्राइक रेट भी है। इस साल की लिस्ट में मुसलमानों में सबसे ज़्यादा नंबर अरीबा नोमान ने हासिल किया है, जो 190 रैंक पर है। जिन मुसलमान उम्मीदवारों का इस मरतबा यूपीएससी में नाम आया है वो ये हैं: अरीबा नोमान, मोहम्मद सबूर खान, सैयद मुस्तफ़ा हाशमी, अफनान अब्दुल समद, अरशद मोहम्मद, मोहम्मद साकिब आलम, असरार अहमद कुचलू, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, शेख नाज़िश उमर अंसारी, फैसल खान, शमाइला चौधरी, मुश्ताक, मोहम्मद कमरुद्दीन खान, मोहम्मद शब्बीर, फैसल रज़ा, मासूम राजा खान, आसिफ ए, मुस्कान डिग्री, तहसीन बानो, शेख मोहम्मद ज़ैब ज़ाकिर, मोहम्मद सिद्दीक़ शरीफ, मोहम्मद शौकत अज़ीम, अनवर हुसैन। यूपीएससी में कामयाब होने वाले कुल 665 अफराद हैं, जिनमें 23 मुसलमान भी हैं। आखिरी इंटरव्यू में कुल 68 मुसलमानों ने शिरकत की थी, जिनमें इन 23 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। पिछले 10 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा मुसलमान साल 2016 में यूपीएससी में कामयाब हुए थे, जिनकी तादाद 52 है। और साल 2015 में भी अच्छा रिज़ल्ट साबित हुआ, जिसमें कुल 50 मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम आया था। साल 2018 में 27, साल 2019 में 42 और 2020 में 31 मुसलमान उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। और अब बात कांग्रेस में शुरू होने वाली बगावत की। कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फहरिस्त देखकर लगता है कि कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडरों को किनारे लगा दिया है और नए लोगों को या नौजवानों को मौका दिया है। फहरिस्त में गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस के बड़े लीडरों का भी नाम नहीं है, जो राज्यसभा में मजबूती के साथ मुद्दों को रखते थे। कपिल सिब्बल पहले ही कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने G23 लीडरों में से किसी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया है। पार्टी की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से, जयराम रमेश को कर्नाटक से, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ से, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को राजस्थान से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रंजीत रंजन और रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। इस फहरिस्त में कांग्रेस के अक़लियती मोर्चा के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का नाम भी शामिल है, जिन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। उनका नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के कुछ लोगों ने बागियाना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ लीडरों ने इमरान का नाम लेकर पार्टी हाईकमान को बराह रास्त निशाना बनाया है। कांग्रेस के तर्जमान पवन खेरा ने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या यानी कोशिश में कुछ कमी रह गई थी। उनके इस बयान को बराह रास्त पार्टी के फैसले के खिलाफ समझा जा रहा है। पवन खेड़ा के अलावा अदाकारा और कांग्रेस लीडर नगमा ने भी अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले से पार्टी हाईकमान को बराह रास्त निशाना बनाया, तनकीद की। पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नगमा ने लिखा, इमरान भाई के सामने मेरी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई। उसके बाद नगमा ने एक और ट्वीट के जरिए पार्टी सदर सोनिया गांधी को ही निशाना बना दिया। नगमा ने सोनिया गांधी को मुखातब करके लिखा, मैंने साल 2003-04 में सोनिया जी के कहने पर पार्टी ज्वाइन की थी, जब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। उसके बाद 18 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। आखिर क्या मैं कम अहल हूँ? मुसलमानों की मिली तंजीमों में भी इस बात पर नाराज़गी है। मारूफ तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने भी इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सामने आने के बाद ट्वीट किया कि कांग्रेस कब तक मुसलमानों का मजाक उड़ाती रहेगी, मुसलमानों का मजाक बनाती रहेगी। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में सिर्फ एक मुसलमान का नाम शामिल है। कांग्रेस ने उन लोगों को किनारे लगा दिया है जिन्होंने पार्टी में इस्लाह और तरमीम की बात की थी। कांग्रेस ने महज गांधी परिवार से वफादारी निभाने वालों को ही राज्यसभा भेजा है, जिसका एक मतलब यह भी है कि कांग्रेस में भी डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी और क़यादत में तब्दीली का मुतालबा करने वाले वहाँ नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
और अब बात आज की एक और अहम खबर की। दिल्ली में आज शदीद तूफ़ान और बारिश आई, बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, सड़कों पर दरख्त गिरे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में घरों की दीवारें गिर गई हैं, लोगों के मकानात गिर गए हैं, सड़कों पर लगी गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इस दरमियान तारीख़ी जामा मस्जिद को भी तूफ़ान की वजह से नुकसान पहुंचा है। शदीद तूफ़ान की वजह से दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद के गुंबद पर लगे पत्थर मुंतशिर हो गए हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, मीनारों पर लगे पत्थर भी ज़मीन पर गिर गए, जिससे 2 लोगों को चोट आई है। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सईद अहमद बुखारी ने कहा, बारिश और तूफ़ान की वजह से गुंबद को नुकसान पहुँचा है, मीनार से पत्थर नीचे गिर गया जिसमें 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखूंगा कि फ़ौरी मरम्मत कराएं और मेरी मदद करें। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी अपनी टीम को मुआयना के लिए भेज दिया है कि जामा मस्जिद में क्या नुकसान हुआ है और किस तरह उसका मरम्मत कराया जा सकता है। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, किस तरह की खबरें आप यहाँ देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट नंबर मौजूद है। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।